अस्सलाम वालेकुम। सिटी है चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं, बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। और जहाँ पर हमारी सोसाइटी में डिफरेंट तरह के मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है या फिर परेशानियाँ ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा बन जाती हैं, जब आप एज एन एडल्ट फंक्शन करना शुरू करते हैं, तो उन परेशानियों के बावजूद कोशिश करें, अगर आप किसी के साथ कोई अच्छा काम कर सकते हैं, किसी के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं, तो ये मत सोचें कि वो आपके लिए क्या करेगा, बल्कि सिर्फ ये सोचें कि आप अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो उसको करने में कोई बुराई नहीं है। और हमेशा याद रखें, इसके रिवॉर्ड्स हमें ज़रूर मिलते हैं, दुनिया में भी मिलते हैं और आखिरत में भी मिलते हैं। और कभी भी ये सोचकर किसी के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो ये मत कहें कि भाई इसने मेरे लिए क्या किया है। कभी अगर किसी ने आपके लिए कुछ नहीं भी किया लेकिन आप उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो अगर ये ख्याल हम सबके दिल में हो तो सोचें कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में हमारी जो इंटरेक्शंस है लोगों के साथ, वो कितनी इंप्रूव हो सकती है। आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि डिफरेंट इशूज़ के बारे में हम ज़रूर बात करें। आज भी कुछ इस तरह से करेंगे। स्पेशली अगर हम बात करते हैं करियर काउंसलिंग की, तो आई डू फील है कि हमारे मुल्क में अभी भी उस तरह से ट्रेंड डेवलप नहीं हो पाया करियर काउंसलिंग को लेकर। अगर आज से हम 10 साल पहले चले जाते हैं, जिस वक्त मैं स्कूल में थी, तो आई डू बिलीव कि उस वक्त तो बिल्कुल ही ट्रेंड नहीं हुआ करता था और कोई बात नहीं करता था करियर काउंसलिंग को लेकर। 3 से 4 प्रोफेशंस थे जिनकी तरफ हर बच्चे को पुश कर दिया जाता था, चाहे उनकी कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट हो, एबिलिटीज़ डिफरेंट हो, इंटरेस्ट इन फैक्ट अगर डिफरेंट हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कहते हैं हम सबको इस पॉइंट पे आके कंसिडर करना चाहिए, वो बच्चे का अपना इंटरेस्ट। बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, बच्चा किस तरफ जाना चाहता है, और उस इंटरेस्ट को रखते हुए जो भी करियर ऑप्शंस है वो बच्चे के सामने रखने चाहिए। लेकिन क्या ये आज हमारे स्कूल्स में किया जा रहा है? क्या यूनिवर्सिटीज़ में आज ये किया जा रहा है? और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स तो हमें मिल जाते हैं, और पाकिस्तान में देखें तो आपको ग्रेजुएट्स की भरमार मिलेगी जिनके पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 डिग्रीज़ भी मौजूद होंगी, लेकिन उनको ये पता नहीं होगा कि वो करना क्या चाहते हैं या वो प्रोफेशन किस पे जाना चाहते हो। ये काफ़ी मुश्किल आपके लिए हो सकता है, स्पेशली अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं और अब आप रियल वर्ल्ड में आके आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं या आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद है, जो कि ना सिर्फ करियर काउंसलिंग के लिहाज से, लेकिन पोटेंशली आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे जो इस वक्त ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएट होने वाले हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट है, स्किल सेट को डेवलप करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो जी मैं जल्दी से आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ आज शबीब अहमद गिल साहब मौजूद हैं, रजिस्ट्रार हेड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन NFC हैं। आपको वेलकम करते हैं। जो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। वालेकुम तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और पर्सनली मुझे करियर काउंसलिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगती है एंड नेसेसरी भी लगती है हर बच्चे के लिए। अगर आज की हम सिचुएशन देखते हैं, कितने स्कूल्स में, कितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में करियर काउंसलिंग मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सिटी 41 का कि उन्होंने इतना जो पोटेंशियल टॉपिक है उसको हाईलाइट किया है। तो मैडम मैं बात शुरू करूँगा। आपने अपने इंट्रो में बहुत अच्छी बात की कि आसानियाँ पैदा करें। देखें, करियर काउंसलिंग भी आसानियाँ पैदा करता है। जब सब स्टूडेंट्स स्कूल से आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, इंटरमीडिएट में जाते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते हैं, तो बहुत सारी एम्बिशंस होती हैं उनकी पर्सनल, उनकी फैमिली की, ख़ास तौर पे पेरेंट्स की। तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। देखिए, करियर काउंसलिंग को हमें ये समझना चाहिए कि ये एक बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। नॉर्मली प्रैक्टिस क्या होती है हमारी सोसाइटी में कि बड़े भाई बहन उन्होंने कह दिया कि अच्छा जी हमने ये डिग्री की थी, आपने भी ये करनी है। पूरे ख़ानदान में एक ही डिग्री चल रही होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब मुझे इससे बात याद आ गई, हमारे मास्टर में एक क्लास फेलो थे, तो वो माशाल्लाह 6 भाई थे, तो सब ने ही BCom किया हुआ था। अच्छा। तो हमारे टीचर ने कहा लाइटर मोड में कि आपने बुक्स नहीं परचेज़ की, तो सब ने BCom कर लिया। तो देखिए, इस तरह की चीज़ों का अल्टीमेटली फिर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी इकॉनमी पे आता है। हम आजकल जिस एरा से गुज़रे हैं वो जो है इकॉनमी का एरा है, 21st सेंचुरी से हम लोग जा रहे हैं। तो कंपटीशन तो इस वक्त इकॉनमीज़ का है, GDPs का है, आपकी प्रोडक्शन का, सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरिंग का। तो जब तक हम माइन्यूट लेवल पे कैलकुलेशंस नहीं करेंगे इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर और प्रोग्राम बेसिस के ऊपर कि किस तरह हम अपनी न्यू जनरेशन को गाइड करेंगे और क्या ये प्रोफेशन इख्तियार करेंगे, और अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट आपकी इकॉनमी पे आएगा। तो जहाँ पॉलिटिकल इकॉनमी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वहाँ पे नॉलेज इकॉनमी का भी आपको पता है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसमें इंडिविजुअली ना यूनिवर्सिटीज़ इसको परफॉर्म कर सकती हैं करियर काउंसलिंग को, ना
गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर सकती है, ये एक म्यूचुअल एफर्ट है। देखें, एक सिस्टम थ्योरी है, वो आपको ये कहती है कि हर अदारा सोसाइटी का पार्ट है, ओपन एंडेड है। वी पीपल फ्रॉम दी सोसाइटी, हम सोसाइटी से हैं और हमसे सोसाइटी है। तो इसलिए जब आप ये सोचेंगे कि हम एक अदारे में हैं, चाहे वो एक टीवी स्टेशन पे हम लोग बैठे हैं, या मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, या इवन पुलिस स्टेशन है, ये क्लोज जो है बाउंड्रीज नहीं है। आज के सिनेरियो में हर अदारा सोशल जो है एक एंटिटी है। तो उसमें हमें ये सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन कौन से वेज़ हैं जिससे एक ग्रेजुएट कोई भी अपना प्रोफेशन इख्तियार करे जिससे वो अर्निंग हैंड हो सके। यहाँ ये कहना बड़ा मैं ज़रूरी समझूंगा कि तालीम का मकसद सिर्फ कमाना नहीं है, तालीम का मकसद है आपको अच्छे इंसान बनाना, शऊर देना, बेदारी देना, एक विजन देना। उस विजन के थ्रू जो आप अप्रोच अडॉप्ट करते हैं उसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं, जिनमें से एक आपकी अर्निंग है, एक आपका सोशल बिहेवियर, आपके एथिक्स, घर को किस तरह लेके चलना है, अपने शहर को किस तरह लेके चलना है। फिर एक सेगमेंट उसका ये भी है कि आपकी इकॉनमी कैसे मैनेज होगी। तो देखें, अगर आप इंडिविजुअल इकॉनमी को मैनेज करना समझेंगे, उसकी स्किल अडॉप्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली आप नेशनल इकॉनमी की तरफ जाएंगे। तो उसमें मैडम ये है जो अभी तक मैंने सीखा है बीइंग ए स्टूडेंट और प्रोफेशनल, कि एक करियर काउंसलिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में वो बने और उसको अलाइन किया जाए आपकी प्रोविजनल फेडरल गवर्नमेंट्स के साथ। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल केस पुट करता हूँ। अभी जो हमारी प्रीवियस फेडरल गवर्नमेंट गुजरी है, हर गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया इसके ऊपर। उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, कामयाब जवान प्रोग्राम, वो अभी भी कैरी है। लेकिन मैंने भी बड़ी ट्राई की डिफरेंट लेवल के कि इसको कनेक्ट कर सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो नहीं कर पाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी कोशिश जारी रखेंगे। अब वो जो कामयाब जवान प्रोग्राम था उसमें उन्होंने सॉफ्ट लोन देने थे यंग लोगों को, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो नहीं, वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उसी प्रोग्राम को जो अब बेनज़ीर एहसास प्रोग्राम से भी वो लोन स्कीम चल रही है, कनेक्ट करें यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और यूनिवर्सिटीज़ किस तरह उसको लेके चलें कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स लें, उनकी एक टीम बनाएं, और वो क्या होगा कि मल्टीपल स्किल सेट जब एक जगह पे आएंगे तो वो एक टीम की जो कैपेसिटी होती है ना, वो इंडिविजुअल की नहीं होती। वो अपनी प्रपोजल दें, प्रोजेक्ट दें, उसमें पढ़ो लिखों के लिए भी जो है वो प्लेस हो, अनपढ़ लोगों के लिए भी हो। देखें, अब ये जिस तरह के प्रोग्राम हैं, इनको अप्लाई करना या बैंक में जाना, लोन लेना, ये तो एक अनपढ़ जो शख्स है उसके लिए तो नियर टू इम्पॉसिबल है। तो अगर इस तरह की वो टीम्स बने, उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाए, वो टीम्स बने, वो फिर जो अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे उसमें ना सिर्फ ग्रेजुएट्स आएंगे बल्कि जो लोग नहीं पढ़ पाए वो बाहर हैं, सोसाइटी हमारी जो एक क्लास बनी है वो उतनी उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो देखें ये उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। वो जहाँ उनके लिए को काम होगा उनको वो लेके आएंगे, उनको ऐड ऑन करेंगे। तो इस तरह से अल्टीमेटली छोटे छोटे यूनिट्स बन के आपकी नॉलेज इकानमी डेवलप होगी। यहाँ पे मैडम मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ आपसे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकानमी है इसमें 40% जो शेयर है हमारी जीडीपी में वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का है। देखिए 40% एक बड़ी जो है वो हाई लेवल की शेयरिंग है। तो हमारा नेबरहुड है इंडिया में 33.4% के राउंड है 2022 में। तो अनफॉर्चुनेटली अभी हम इस इतना ज़्यादा शेयर लेने के बावजूद भी इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, बड़ी बड़ी मिल्स लग गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो छोटे छोटे एसएमईज़ के प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये तो आपको एक इतनी लंबी फौज देंगे एम्प्लॉयमेंट की। ऑल्सो आई फील लाइक कि ये यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। एग्जैक्टली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जहाँ पर हम अपनी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ ज़्यादा फोकस इस वक्त गवर्नमेंट का नजर आता है। आई डू फील लाइक कि एसएमई सेक्टर को भी उतना प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बारे में जो आपने बात की, आई डू रियली लाइक दैट कि अपॉर्चुनिटी दी जाए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एट एन अर्ली पॉइंट इन देयर एजुकेशन, प्लेटफॉर्म दिया जाए, आप आइडियाज़ लेकर आएँ, आप क्रिएटिव हो। लेकिन आपको लगता है कि क्रिएटिविटी को सपोर्ट किया जाता है या इनकरेज किया जाता है हमारे एजुकेशन कल्चर में? अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही इशू है बेसिकली। जब एक ग्रेजुएट की डिग्री लेके स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकलता है तो वो बिल्कुल अकेला होता है।
अब जो मेरा एम्फसिस रहा है या जो थीसिस है वो इसी चीज़ पे है कि उसको ग्रेजुएट करके आप अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। देखें, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं खुद ये सोचता हूँ। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है, इनफैक्ट आई थिंक ये रिसेंटली ज़रूर हुआ है, पूरी दुनिया में एक स्विच आया है बहुत सारे ग्रेजुएट्स अलमनाई की तरफ से, जबकि एक इनिशिएटिव लिया गया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को अपने कोर्सेज के अंदर ऐड करना पड़ा जॉब हंटिंग से रिलेटेड चीज़ों को, बिकॉज पहले यही होता था कि ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद यू वर ऑन योर ओन, आप खुद जॉब ढूंढें, आप खुद फिगर आउट करें चीज़ों को, एंड दैट डज मेक थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जैसे आप कहें कि आपने एक न्यू जो है कॉप उसको ट्रेनिंग दी और उसे जंग के लिए अकेले छोड़ दिया, तो वो कितना फ़ाइट करेगा। यहाँ मैं जो है ना क्रेडिट देना चाहूँगा, पिछले वाइस चांसलर थे जीसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, उन्होंने, हमने उधर एक प्रोजेक्ट भी किया था, हर जो डिसिप्लिन है ना उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट जो है ना वो लाजमी करवा दिया था। देखें, आप मेडिकल से हैं, आप कंप्यूटिंग से हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मैनेजमेंट साइंसेज और बिजनेस से हैं, यू हैव टू स्टडी दी एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, उसका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, मैं कुछ शोज़ में भी देखता हूँ, आना जाना भी होता है चैम्बर में, जिन लोगों की फील्ड नहीं है वो इसको यही समझते हैं कि जैसे कोई बिज़नेस करना, कुछ शॉप बना ली या कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, जी हम एंटरप्रेन्योर हो गए। ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि आप कोई न्यू आइडिया लेके आएँ जो आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें एक बड़े अच्छे, यूनिक और चीपर वे में, तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नूरुल हक बात कर रहा हूँ। जी बताएं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी मैम, आवाज़ नहीं आ रही। कुछ पूछना चाहेंगे या कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं ना आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि बच्चों को एफएससी के बाद ना प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग नहीं मिलती, जी। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे होते हैं। जी जी, आपके अपना एक्सपीरियंस रहा है, अपने बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, किसके एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें? मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो उसके बाद अब हमें कोई काउंसलिंग देने वाला नहीं है। अब हम किस शोबे में जाएं वो हमें नहीं बताया गया कॉलेजों में, तो अच्छा, इस वजह से। बिल्कुल जी। तो अब आप एफएससी कर चुके हैं या इंटर कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं? जी इंटर मेरा हो गया, तो आगे मैं कहीं अप्लाई करने के लिए देख रहा हूँ किस में करूँ, किसका फायदा है, मुझे क्या करना चाहिए, ये मैं इस मसले में हूँ। बिल्कुल जी। तो अपने सब्जेक्ट शेयर करेंगे ताकि रिलेटिवली इसी के बारे में हम डिस्कस कर सकें। क्या करूँ मैं? क्या सब्जेक्ट्स थे आपके इंटर में? साइंसेस था, बिजनेस था? बायो के सब्जेक्ट बिल्कुल हैं, जी। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद थे और इवन दो वो सवाल पूछना चाह रहे थे डिफरेंट करियर ऑप्शंस के हिसाब से, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम उनसे उनके सब्जेक्ट्स पूछ रहे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी कंसर्न को एड्रेस कर पाएंगे। साइंसेस सब्जेक्ट्स हैं, इंटर कर चुके हैं और करियर काउंसलिंग के हवाले से पूछना चाह रहे थे, किस शोबे में जा सकते हैं, क्या पोटेंशली उनके पास ऑप्शंस हैं आगे? बिल्कुल, इसमें इनके क्वेश्चन को मैं दो सेगमेंट में आंसर करना चाहूँगा। एक तो जेनेरिक होगा और एक इनका जो है टारगेटेड। जेनेरिक ये है कि अभी आजकल क्योंकि एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, अभी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर कर लिया है, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो वो अब फेच कर रहे हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकती है। जेनेरिक ये है कि अगर आपके जहन में एम्बिग्युइटी है तो अगेन वो मैं कहूँगा घर से गाइडेंस ज़रूर लें, एम्बिशन ज़रूर लें, लेकिन उसको लेके तो चलना पड़े, थोड़ी सी प्रोफेशनल ओपिनियन ले लें। तो वो स्टूडेंट जो इस फेज़ में गुजर रहे हैं वो ऐसा करें कि वो जिस इदारे में जाना चाहते हैं एडमिशन के लिए, एक तो एक इदारे को फोकस ना करें, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स को फोकस करें और वहाँ पे फिर जाके ना HOD से मिलें लाजमी। देखें, आप जब जाएंगे ना, स्टूडेंट्स के अंदर फियर होता है, लेकिन ये उनके पेरेंट्स को या किसी बड़े भाई को, बहन को या कज़न को ये करना पड़ेगा कि उन्हें लेके एक दफ़ा जाएं किसी भी HOD के पास, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर के पास, तो वो देखें, मैं आपको जो है ना ये दावे से कहता हूँ कि आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। अगर आप ये देखेंगे कि मैं अदारे के अंदर कैसे जाऊँ, मेरा कोई लिंक नहीं है, तो ये अप्रोच छोड़ दें। The people are there waiting to facilitate you। अच्छा, तो वो आपके लिए कुछ चीज़ें जो कि मैंने अपने लिए की थी,
या मुझे लगता है कि शायद बच्चों को पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, डिफरेंट करियर ऑप्शंस आप बड़े आराम से आज इंटरनेट के ऊपर तलाश कर सकते हैं। आपकी अगर साइंसेस जिस तरह से हमारे कॉलेज की फील्ड थी, तो पोटेंशली बायोलॉजी में काफ़ी सारी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह की डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल हैं। और मेडिकल तो आपको पता है डेफिनेटली आपके पास एक ऑप्शन है ही है अगर आप साइंसेस से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अलावा फिज़िक्स को लेकर भी डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, और केमिस्ट्री को लेकर भी, तो बायो केमिस्ट्री की तरह के सब्जेक्ट्स हैं। ये मैं बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, सिर्फ मैं कुछ चीज़ें मेंशन कर रही हूँ। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आप डिफरेंट ऑप्शंस निकाल सकेंगे, जिसकी बेसिस पे फिर आप देख सकते हैं कि आप किन हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलना चाहेंगे, और फिर आप फैसला कर पाएंगे कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। और एक और चीज़ जो कि मैं चाहती हूँ आप भी अगर इसको क्लैरिफाई कर सकते हो, कितना इम्पॉर्टेंट है स्पेशली मेंटरशिप के हवाले से। आई थिंक इट्स अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। हम कभी भी अपने सीनियर्स के साथ वो स्मूथ लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं कर पाते। अच्छा, ये तो हमसे आगे जो सीनियर्स हैं उनसे अगर हम कुछ पूछते हैं तो काफ़ी वो अच्छा रहता है। इस पे भी ज़रूर मैं चाहूँगी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है तो पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, आपने ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी हम सबके लिए। जी मैं दानिश बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी दानिश, बताएं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? अभी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। तो सर मैं ये थोड़ा सा एक छोटा सा अपना ओपिनियन शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखें, जब हम मैट्रिक तक पढ़ते हैं वहाँ तक तो 8th स्टैंडर्ड तक तो हम सब एक ही सिलेबस लेके चल रहे होते हैं, लेकिन जब मैट्रिक में जाते हैं तो वहाँ 2 ऑप्शन होते हैं, या आर्ट्स में पढ़ना होता है हमने या साइंस में पढ़ना होता है। लेकिन उसके बाद जो हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं वहाँ से फिर डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं। तो मेरा ख्याल है कि आफ्टर मैट्रिकुलेशन कोई अदारा होना चाहिए जो स्टूडेंट की एवेलुएशन करे, उसकी असेसमेंट करे कि कौन सा फील्ड इसके लिए बेहतर है। क्योंकि सर अगर देखा जाए, आपके एक्सपीरियंस में भी है, मेरे एक्सपीरियंस में भी है, मैं आई एम MSc होल्डर, मैंने जेंडर स्टडीज में MSc की है। लेकिन मैंने भी देखा है कि मास्टर डिग्री भी हम कर लेते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा फील्ड आगे कौन सा है, हमने किस स्ट्रीम में जाना है। तो सर मैं यह शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक के बाद बहुत कंफ्यूजन होती है कि कोई बताने वाला नहीं होता कि किस तरफ को जाना है। वो जिस तरफ को हवा चलती है उसी तरफ हम चले जाते हैं। तो फिर तो सर मैं आपका ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ इस पे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और अगेन हमारे कॉलर की तरफ से एक बहुत वैलिड पॉइंट कि MSc भी आप कर चुके होते हैं और आपको डायरेक्शन का नहीं पता होता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दानिश को आंसर करने से पहले वो सेकंड सेगमेंट रह गया था प्रीवियस कॉलर का। उनका था जो मेडिकल में उन्होंने प्री मेडिकल में FSc की है। तो देखें, आपके लिए एक तो ये देखना पड़ेगा आपको कि आपकी मार्क्स परसेंटेज क्या है, इंस्टीट्यूट टारगेट करें। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। HEC HEI की टर्म यूज़ करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो डिग्री वैलिड होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा सर्च करें तो आप जा सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एक BS HND है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, फिर आपके पास BS FST है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर आपके पास MLT है, मैनेजमेंट और लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी। देयर आर मल्टीपल अदर फार्मास्यूटिकल, D Pharmacy इज देयर, DPT इज देयर, डॉक्टरेट इन फिजियोथेरेपी, 5 ईयर का वो प्रोग्राम, थेरेपी भी आई थिंक, हाँ सर, स्पीच एंड लर्निंग पैथोलॉजी SLP के नाम से BS के प्रोग्राम। तो ऑप्शंस आपके पास आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, अदर दैन कि आप सिंपल BS फिजिक्स बायो केमिस्ट्री करना है। आई थिंक फिर यहाँ पर स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। आपके इंटरेस्ट किस साइड पर ज़्यादा जाते हैं? जितनी भी फील्ड्स हमने मेंशन की उसके अलावा भी और बहुत सारी, इंटरेस्ट कहाँ पर फॉल करें, कांटेक्ट करें, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करें, सीनियर स्टूडेंट्स ग्रेजुएट से बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं उस पर बात करें। लेकिन यहाँ पर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं। कई मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है आज हमारा फ़र्स्ट हाफ करियर काउंसलिंग के हवाले से था, जहाँ पर हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं और डिफरेंट तरह से किस तरह से आप अपनी एजुकेशन के दौरान अपने करियर गोल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं और क्या रिसोर्सेज आपके पास मौजूद होनी चाहिए, क्या टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, स्किल सेट आपका क्या होना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए आज हमारी कोशिश होगी कि फैसलाबाद शहर के इंडस्ट्री के हवाले से भी बात करें। आपको पता है कि करंटली हमारे मुल्क की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। फैसलाबाद शहर का हमेशा से हमारी जीडीपी में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। चाहे हम वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी अगर देखें, उस एस्पेक्ट में भी हमारी इंडस्ट्री ने एक मेजर रोल प्ले किया है। लेकिन इस वक्त करंटली चाहे वो हम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के हवाले से देखते हैं, चाहे हम जो गैस प्राइसेस हैं उसको अगर हम देखते हैं, अगर हम ओवरऑल इंपोर्ट बैन की बात करते हैं या फिर फॉरेन कंट्रीज़ के साथ या फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ जो हमारी डीलिंग है उसकी बात करते हैं, इन सारी चीज़ों पर डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, हमारी इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी का। कोई भी कंपनी या बिज़नेस आपके साथ पर्सनली अटैच नहीं होता है। आई थिंक ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है, एक रियलिटी है। इसीलिए जब वो देखते हैं कि अगर किसी कंट्री में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना या उनके साथ बिज़नेस करने से पोटेंशियली आपको रिस्क फैक्टर ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कोई भी कंपनी उसका हिस्सा नहीं बनना चाहेगी। और पाकिस्तान के साथ जहाँ पर कोरोना के दौरान हमने डिफरेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने साथ ऐड कर लिया था, लेकिन आज हम दोबारा से एक उसी जगह पर खड़े हैं, उसी पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ पर हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो हमारे साथ क्लाइंट्स जुड़े थे उनको भी दोबारा से रिकन्सिडर करने पे मजबूर कर रही है। इसके अलावा जब प्राइसेस बढ़ रही हैं तो हमारे कंपेटिटर्स, जिसमें स्पेशली अगर इंडिया की या बांग्लादेश की बात करते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उनके साथ हम अपनी प्राइसेस को किस तरह से मैच कर पाएंगे आगे चलते हुए आने वाले वक्त में। अगर इसी तरह से सिचुएशन रहती है और कुछ महीनों में अगर ये इम्प्रूव नहीं होती है तो किस डायरेक्शन में हमारी लोकल इंडस्ट्री जाती हुई नज़र आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि इस डिस्कशन में हमारे साथ देंगे। हमारे साथ वहीद खालिक रामे मौजूद हैं जो कि चेयरमैन पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन है। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। टॉपिक ऐसा है कि आई थिंक फैसलाबाद शहर के साथ तो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। हमारी हमेशा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जीडीपी के अंदर। ओवरऑल अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं, उन्होंने भी बहुत किरदार अदा किया है ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में। एसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फैसलाबाद शहर का। लेकिन करंटली जहाँ पे स्टैंड करते हैं वो एक बहुत ही अनसर्टन जगह है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन होती हैं और उनको हम पार कर जाते हैं, बट बिजनेसेस में, इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी अच्छी चीज़ नहीं होती है, ना आपके लिए, ना आपके क्लाइंट्स के लिए, ना ही आपके बिजनेस पार्टनर्स के लिए। कहाँ पर देखते हैं इस वक्त फैसलाबाद शहर की इंडस्ट्री को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये एक बड़ा आपने वल्नरेबल सा क्वेश्चन पूछा है। वाकई अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो एट स्टेक होगी और उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा क्राइसिस का होगा या बादल ऐसे नाउमीदी के छाए होंगे, तो उसमें निकलना बाहर, बाकी अगर बंदा इमोशनली डाउन है, फिनेंशियली डाउन है, एक आम इंसान निकल सकता है। लेकिन आपकी इकोनॉमी अगर जो है वो डाउन जा रही है तो वो डाउन जाते हुए उसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं और वो एक दिन में वो क्राइसिस नहीं आता। आप ये पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं इनका ग्राफ दिन ब दिन जो है नीचे जाई जा रहा है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो स्लो होती जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस स्लो होती है और उसका इम्पैक्ट जो है हमारी इकोनॉमी के अलावा हमारी सोशल लाइफ्स के ऊपर आता है। फैसलाबाद चूँकि ऐसा एक बिज़नेस सिटी है कि इसमें जब इकोनॉमी के हिसाब से असल बसल होती है, हमारी लूम्स चलती हैं, मिल्स फैक्ट्रीज चलती हैं, तो फिर आपके लेबर के साथ साथ एवरी वॉक ऑफ लाइफ के जो लोग हैं वो बेहतर फील करते हैं, वो अपने आप को माशी लिहाज से स्ट्रॉन्ग और तवाना फील करते हैं। लेकिन अब इतने बुरे हालात हो गए हैं फैसलाबाद के अंदर कि आपकी हर किस्म की इंडस्ट्री, चाहे वो एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री है, चाहे वो आपकी लोकल इंडस्ट्री है या वो एक आम जो आपकी ट्रेड है, ये सब के सब मुतासर हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं कि जो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। 6 से 8 माह हो गए हैं कि इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। गवर्नमेंट्स का तो ऐसा होता है कि इन्होंने 24/7 हमारे जो बिजनेसेस हैं इन्होंने चेक करना होता है, इनको जहाँ पर डिप आने की कोशिश हो इन्होंने उसको उठाकर ऊपर लेकर आना होता है ताकि ये स्मूथली चलेंगे। जब आप चलें देखें ना, $2 बिलियन के लिए हमारे IMF के साथ हम कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसके साथ कितना हमारा बुरा सलूक हो रहा है। तो हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर लें
या अगर हम अपने हमसाया ममालिक में देखें तो 150 अरब डॉलर की तो उनकी जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स हैं, तो हम 14 अरब डॉलर के ऊपर खड़े हैं। ये इंतहाई सोचने वाली बातें हैं। कोई बंदा इनको सोच नहीं रहा, ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारे पास। तो उसका नतीजा यही निकलना है। फिर आप जब अपनी पावर के लिए लड़ रहे होते हैं तो उसमें किसी बंदे को ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान किधर जा रही है इकॉनमी। इस वक्त इतने बुरे हालात हैं कि हम अगर मेरे जो हमारे ड्राई पोर्ट के दोस्त हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी बहुत सारे हमारे पास कंटेनर्स हैं जो क्लियरिंग के लिए अच्छा, कल हमारे शो में इनफैक्ट एक डिस्कशन हो रहा था और उसके अंदर वन थिंग जो कि पॉइंट आउट हुई कि कुछ अर्सा पहले तक महंगाई की वजह से कंटेनर्स जो कि बाहर एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं उनकी आपको 18 लाख रुपए पे करना पड़ा था कुछ अर्सा पहले तक। आप कमेंट करना चाहेंगे उससे पहले क्या था, जो अगर आप किसी चीज़ को बाहर भेजना चाह रहे थे, और अब क्या करंटली? देखिए जिनके जो हमारे कंटेनर्स का जो फेयर है ये इंतहा से ज़्यादा हो गया, जिसको बेसिकली हमारा जितना कि एक कंटेनर का प्रॉफिट हो सकता है ना, उतना ही डिफरेंस उस कंटेनर के किराए के अंदर आ गया है। जो उसके वेसल्स हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं। फिर आपने अगर डेस्टिनेशन के ऊपर उसको पहुँचाना है, वो भी एक आपका टाइम बॉर्ड चीज़ होती है कि आप टाइमली उसको नहीं पहुँचा सकेंगे तो वो आपका शिपमेंट जो है वो आपकी जो है कैंसिल हो सकती है, उसके ऊपर बड़े भारी डैमेज पड़ सकते हैं। या अगर आपने बहुत अपने किसी कीमती जो आपका बाहर होता है उसको भेजना, आप एयरलिफ्ट करा सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों से फिर वो आपके जो उसमें से बाहर निकल जाता है, इतने उसके ऊपर डैमेजेस या किराया पड़ने का इजाफी। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं जब आपकी यहाँ के ऊपर प्रोडक्शन लाइन जो है वो ख़राब हो रही हो या आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना हो रहे हों। अब जिस तरह जो नया मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि बैंक्स जो हैं, प्राइवेट बैंक्स जो एलसीज नहीं आपकी ओपन कर रहे हैं। एलसीज जब क्योंकि डॉलर की रेट्स में इतना फ्लक्चुएशन है, पिछले 4 माह के अंदर 190 रुपये से 250 रुपये हो गया, कल एकदम 240 रुपये हो गया। अभी पता नहीं है ये कहाँ जाएगा। इवन तो आपकी पीएसओ की, आपकी ऑयल की एलसीज नहीं खुल रही। मुझे परसों मेरे एक दोस्त हैं, वो फैसलाबाद के बहुत बड़े इंडस्ट्री ओनर हैं, उन्होंने बताया कि उनकी मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स का एक कंटेनर जो है वो कराची में रुका हुआ है, वो क्लियर अप नहीं हो रहा। तो चीज़ें इतनी बुरी हैं। आप देखें ना, अगर मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स जाएंगे, मशीनरी 24/7 चल रही है, उसके स्पेयर पार्ट्स 24/7 चेंज होने हैं, तो वो नहीं चलेगी। तो इतने बुरे हालात हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा कंट्री जो है इसको ऑटो पे लगा दिया गया है। कोई हमारा वाली वारस नहीं है। हमारे जो इकॉनमी के मिनिस्टर हैं, ट्रेड के मिफ्ता इस्माइल साहब, वो कोई वाज़े लाइन नहीं दे रहे। वो कोई किसी अगर कोई मिलने जा रहा है उनको, वो जिस तरह जाता है उसी तरह वो वापस आ जाता है। मैं इतने बुरे हालात, इतनी बुरी कोऑर्डिनेशन जो है, 15 साल से हम बिज़नेस पॉलिटिक्स के अंदर हैं, चैम्बर्स में एसोसिएशन के साथ हम मुंसलिक हैं, तो हमने इतने बुरे हालात नहीं देखे। और अभी आज चैम्बर के अंदर भी 4 बजे तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो एक बैठ के हम एक अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि इतने जब डिस्करेजिंग हालात हैं, किसी किस्म की किसी तरफ से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, मुल्क के अंदर सैलाब है, उसकी वजह से आपकी इकॉनमी वैसे ही स्लो हो चुकी है, हर बिज़नेस के अंदर इतने बुरे हालात है कि आपके लिक्विडिटी क्रंच है। अगर एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर नहीं चल रहे, एक्सपोर्टरों के ना चलने की वजह से जो डाउन स्ट्रीम उनको सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, हमारी जो लूम्स थी जो एक्सपोर्टर्स के साथ मुंसलिक थी, वो 20 दिन बंद रही हैं कि एक्सपोर्टर्स जो थे उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनको पेमेंट्स कर सकें। आप क्या रीजंस आइडेंटिफाई करते हैं आज हमारी सिचुएशन के लिए? रीज़न बड़े सिंपल हैं जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कि एक तो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ द, मैं समझता हूँ कि रूट कॉज ऑफ दिस डिज़ास्टर। ये डिज़ास्टर हो चुका है अब आपका, कि इसमें अगर आप पोलिटिकल या बेहतर हों तो आप अपनी इकॉनमी के फैसले कर सकते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक 4 माह से हमारे पास नहीं है। FBI जो है उसको अगर हम कोई मामला लेकर जाते हैं वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो अगर गवर्नर स्टेट बैंक ही नहीं है आपके पास, जिसने आपकी मालियाती पॉलिसीज़ को जो है स्ट्रीमलाइन करना है, हमें एक आगे उन्होंने वे फॉरवर्ड देना है, रोड मैप हमें बना के देना है, तो किस तरह हम लोग आगे अपने मामलात को लेकर जाएंगे? अगर हमें ये हमारे कस्टम क्लियरिंग नहीं हो रही, हमारे बैंक्स के LCs नहीं खुल रही, ये स्टेट बैंक ने देखना है। IMF के बेल आउट का हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं।
हाँ जी, ये एक ऐसी हमें सुनहरा ख्वाब दिखाया जा रहा है। आईएमएफ वाले भी डिलेइंग पर्पस इस टैक्टिक्स के ऊपर हैं। तो जब इकॉनमी आपकी जो है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स जो दुनिया की बहुत बड़ी एक फर्म है जो आपकी करती है, रैशनलाइज करती है आपको, आपकी इकॉनमी को, उसने यह बताया है कि हमारी, उसने मज़ीद उसको नेगेटिव जोन में हमारी इकॉनमी को कर दिया। तो इन बुरे हालातों के अंदर आपको किस तरह आईएमएफ बेल आउट कर सकता है। फिर आईएमएफ की इतनी स्ट्रिक्ट शराइत हैं, इतनी स्ट्रिक्ट शराइत हैं कि अभी उन्होंने पैकेज नहीं दिया तो आप देखिए कि बिजली की कीमतों में पहले 8 रुपये यूनिट बेसिक यूनिट प्राइस में इजाफा हुआ, 3 रुपये उसका उन्होंने जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर इजाफा कर दिया है, और 3 रुपये उन्होंने उसकी समरी के अंदर लिखा है कि वो सितंबर में इजाफा होगा। इट मीन्स कि 14 रुपीज़ आपकी बेसिक यूनिट प्राइस में इजाफा है। चाहे आप वो इंडस्ट्री लगा लें जो हमारी हाईटेक इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि ज़ीरो रेटेड है, उसके भी बिजली जो 9 सेंट के ऊपर दी जा रही है वो भी महंगी हो जाएगी। जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है जो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती थी महंगी बिजली के ऊपर, 42-43 रुपीज़ के ऊपर इस वक्त वो बिजली है, तो किस तरह मैनेज कर सकेंगे, ये चीज़ें थी। इसके अलावा फिर आप देखें, अब गैस है, $9 के ऊपर उनका था एक हुकूमत की तरफ से, उसको बढ़ाने की बातें हो रही हैं, गैस आपकी बंद कर दी जाती है। फिर आगे लेबर के रेट्स आ गए हैं, बेताशा, यानी कि इनपुट कॉस्ट आपकी महंगी हो रही है। तो पाकिस्तान ने वो जो मार्केट्स अपनी थी, जो हमने बाकी अपने कंपेटिटर कंट्रीज से ग्रैब की थी, हमने उनसे छीन ली थी कोविड के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो हैं वो स्टेबल वो वापस रिटर्न वापस जा रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट को अगर आप एडवाइस दें तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे, किस तरह से फौरी तौर पे हम रिलीफ दे सकते हैं हमारी इंडस्ट्री को? वो कहते हैं ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा, मैं किसको अपना दास्तां सुनाऊं। तो एडवाइस तो देखिए, आप प्रोग्राम रोज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान का हर मीडिया उसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। आपको लगता है एडवाइस की कोई कमी नहीं है? नहीं जी, जो लोग मिल के आते हैं उनको, अभी कुछ लोग हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को मिलकर आए हैं, तो उन्होंने बस मिलकर आए हैं, तो कोई ऐसी होपफुल बात नहीं कि जो मुतालबात वो लेकर गए थे वो नहीं हुए। अब देखिए, हमारे जो ताजर हैं 17 अगस्त को वो एक कंट्री वाइड जो है वो स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि बिलों के ऊपर जो सुपर टैक्स है, छोटे दुकानदारों को भी है, बड़े दुकानदारों को भी है, किसी किस्म की पहले वर्किंग नहीं की जाती, होमवर्क नहीं किया जाता, एकदम से कुल्हाड़ा चला के सभी को ज़िबा कर दिया जाता है। बिजनेसमैन को सुनना पड़ेगा, पाकिस्तान को चलाना है। अगर हम टैक्स ही नहीं देंगे, देखें 6,000 अरब रुपया टैक्स हम दे रहे हैं, 6,000 अरब रुपया। तो जब हमारे पैसों के ऊपर आप अपनी ठंडी ठंडी गाड़ियों में, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, जिन लोगों को मेरे ख्याल में वहाँ में छोटी गाड़ी में बैठते हैं, वो जो मिनिस्टर बनते हैं वो एकदम से बुलेट प्रूफ गाड़ी 5 करोड़ की में बैठ जाते हैं, वो हमारे पैसों की गाड़ी है, उसमें फ्यूल हमारा चलता है, हमारा खून उसमें जल रहा होता है, किसी को इसका एहसास नहीं है। खुदारा मैं आज आपके प्रोग्राम के ज़रिए भी पाकिस्तान का हर मीडिया उस पर बैठ के ये बात करते हैं कि मौजां तो तुसीं करनियां ने, साढ़े पैसे नहीं करने, साडा तो ख्याल रख लो। If your client dies, then how can you survive? All your luxuries will finish. हम जो हैं वो कमाऊ पूत हैं आपके, हमने लोगों को रोज़गार दिया है, हुकूमत तो रोज़गार नहीं दे रही, रोज़गार का सिलसिला भी 1 साल से बंद हो चुका है। क्योंकि देखिए, आज जो अरबों रुपए की जो हमारी इंपोर्ट की हुई मशीनरी है, जो कि पहले 5 अरब रुपए की मशीनरी थी, जिसके ऊपर बाहर से मंगाई थी, वो पोर्ट्स पे पड़ी है, वो क्लियर नहीं हो रही, वो क्लियर होती है, वो लगती है, तो उससे नया रोज़गार पैदा होना था। किसी बंदे को एहसास नहीं है, सिर्फ एहसास है तो ये है कि अदम एतमाद कर लें, अदम एतमाद से बच जाएँ, ये कर लें। तो खुदा रहा इस चीज़ को देखें, पाकिस्तान को डैम्स की बड़ी ज़रूरत थी, इसको हमने अपनी सियासी, मैं समझता हूँ कि मुखालफत के अंदर वो ज़ाया कर दिया। आज पूरा हमारा खुदा न खास्ता बलूचिस्तान डूबा हुआ है। आप जंग से आगे चले जाएं, गांव के गांव जो हैं, 10-20 गांव जो हैं, हर एक खित्ते के अंदर जो है वो पानी में डूबे हैं। इससे कोई हमारी जो है कराची जो है वो डूब गया है। कराची के डूबने का नुकसान हमें ये हुआ कि हमारे पिछले 15-20-25 रोज़ से वहाँ से 1 मीटर कपड़े का हमें डिमांड नहीं आई, क्योंकि कराची में लोगों को अपने जाने बचाने का मसला पड़ा हुआ है। अब बलूचिस्तान में देखिए कितना एक बड़ा अंदोनाक हादसा हो गया है। हमारी दुआ अल्लाह पाक के घर से कि हमारे जो आर्मी के ऑफिसर्स और जवान है उसमें वो अल्लाह ताला को वहाँ से हमें बेहतरी की खबर दे। तो ये सारी चीज़ें, इससे कौम डिमोरलाइज हो रही है। जब कौम डिमोरलाइज हो रही है, अगर आपके प्लानिंग करने वाले कोई नहीं, फिर आपकी इंडस्ट्री चलाने वाले लोग जो हैं
इंडस्ट्री को कोई बचाने वाला कोई नहीं है, कोई इसके ऊपर प्लान करने वाला कोई नहीं है। हम लोगों ने इंडस्ट्री चलानी है, सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ ट्रेड को चलाना है, दुकानदार ने दुकान खोलनी है। पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें हम, तो एक साल में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। स्पेशली मोरल आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है हमारे मुल्क के लोगों का। आपको क्या रीजंस नज़र आते हैं इसके पीछे? एक साल में ऐसा क्या हुआ जो चीज़ें इतनी तब्दील हो गई? हाँ जी, मोराल जो है ना वो सबसे ज़्यादा यही हुआ है इसका नुकसान कि हमारा मोराल गिर गया है बहुत। हम इंटरनेशनल मीडिया से भी बात कर रहे होते हैं। 3 दिन पहले हमारे पास एक फ्रेंच मीडिया इंडस्ट्री के कुछ बंदे आए, तो वो यही चीज़ उन्होंने पूछी हमसे। लेकिन जब हम इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहे होते हैं तो हमें अपने पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का ख्याल रखना पड़ता है। तो हम उनको इतना वो जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन या प्रेजेंट सिनेरियो नहीं बता सकते कि हमारी अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट का सवाल है, हमारे FATF का मामला चल रहा है, बहुत सा हमारा एक इमेज का मामला चल रहा था। लेकिन हम अपने घर में अगर बैठे हैं, आपने ये सवाल पूछा है, तो यही है कि जब मेरी बात ही कोई नहीं सुनेगा, मेरी बात को सुनेगा नहीं, मेरी इंडस्ट्री को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। हमें पता ही नहीं है कि हमारी बिजली जो है वो आज 30 रुपये यूनिट है, कल को 40 रुपीज़ यूनिट हो जाएगी। हमारी गैस हमें कल को मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमें जो हमारे कंटेनर्स पोर्ट के ऊपर पड़े हैं वो क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, आगे अपन किस तरह काम करेंगे। तो इससे क्या होता है कि एक तो नया इन्वेस्टर नहीं आता आपका। नई इन्वेस्टमेंट जो है ये नए खून की मानद होती है कि आपको कंटिन्यूसली न्यू इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ताकि आपकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो भी कर सके, और उसकी इवन चलाने के लिए भी आपको नई इन्वेस्टमेंट हर वक्त लानी पड़ती है। तो इस वक्त जब भी हम शाम में या किसी शादी पे या किसी डेथ के ऊपर बैठते हैं सारे इंडस्ट्री ओनर्स, ट्रेडर्स वगैरह, तो इतनी हम जो डिस्करेजिंग बात कर रहे होते हैं सारे, कि लोग फिर एक दूसरे को कहते हैं कि यार सारा दिन यही गल्लां कीतियां ने, हुण तो कोई होर कर लो। यानी कि देयर इज़ नो वे आउट। और ये किसने निकालना होता है? आपके लीडर्स ने, जो आपकी पॉलिटिकल एलीट होती है, जो आपको पॉलिटिकली आप लीड कर रहे होते हैं, और इनडायरेक्टली जो आपके पैसे पे मौज कर रहे होते हैं। तो वो मौज ही कर रहे हैं, और हम जो हैं वो इसी तरह, आपने कल को और मेरी जगह का गेस्ट होगा, वो मुझसे भी ज़्यादा डिस्करेजिंग बातें कर रहा होगा। तो इसलिए हमें ज़रूरत भी है कि कौम का मोरल बूस्ट करें, कौम आगे रोज़गार हमारा खुलेगा, हमारी बिजनेस आगे चलेंगे, तो इस इंशाल्लाह बेहतर होगा। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हमने आज तक कभी भी पेसिमिज्म की बात नहीं की, मायूसी की बात नहीं की, लेकिन इस वक्त हालात थोड़े से मायूस कन हो रहे हैं। एंड मायूसी आपको हर जगह पे नज़र आती है, मोरल डाउन होता हुआ नज़र आता है। एंड सिचुएशन कुछ इस तरह की पैदा हो गई है कुछ ही अरसे के अंदर, बहुत ही कम अरसे के अंदर चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हुई हैं, चाहे वो हम अपने पॉलिटिकल एरिना की बात करें या इंडस्ट्री के अंदर इट्सल्फ करें। इसमें बहुत सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें ऑफ कोर्स बैड पॉलिसी मेकिंग शामिल है, गवर्नमेंट से डिफरेंट तरह के इश्यूज़ जो कि कंसिस्टेंटली नेगलेक्ट और इग्नोर किए गए, और अब आकर वो इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि हमारे पास कोई वे आउट इनफैक्ट नज़र नहीं आता है। यहाँ से आगे हमारे पास क्या ऑप्शंस है, किस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री के लिए क्या फ्यूचर है, इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों के लिए क्या फ्यूचर है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एचएन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और आज हम स्पेशली फैसलाबाद शहर के बिजनेस एंड इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। डिफरेंट डिसीजंस जो कि पिछले कुछ डेकेड्स में लिए गए हैं और उनका क्या इम्पैक्ट है आज हमारी करंट सिचुएशन के ऊपर, चाहे वो हम इकोनॉमिकली बात करते हैं, चाहे हम पॉलिटिकली बात करते हैं, और हमारी इंडस्ट्री पर किस तरह से वो इम्पैक्ट कर रही है, लेबरर्स पर, हमारे ओवरऑल शहर में जितने भी लोग हैं और जो भी एसोसिएटेड हैं इन वन वे और अनदर इंडस्ट्री के साथ, उन पर क्या इसका असर पड़ा है। SME सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, किरदार होता है किसी भी मुल्क की GDP के अंदर, और इसी तरह से हमारे मुल्क की GDP में भी बहुत बड़ा रोल हमारी SME सेक्टर का है। आज आप SME सेक्टर को देखते हैं, क्या लगता है सबसे ज़्यादा इस सारी सिचुएशन का इम्पैक्ट नेगेटिवली SME पर हुआ है? जी बिल्कुल, SME सेक्टर पर ही सबसे ज़्यादा जो इसका बैड इम्पैक्ट हुआ है। क्योंकि SMEs जो होते हैं वो एक तो जो आपकी लोकल मार्केट होती है उसको अपने प्रोडक्ट्स जो है उनके लिए मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, और दूसरा वो आपके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी प्रोडक्ट्स जो है वो फीड कर रहे होते हैं, वो उनके लिए मैन्युफैक्चर करके दे रहे होते हैं, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ने जो है उसको
अपग्रेड करके उसको वैल्यू ऐड करके वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट के स्लो होने से उसका इम्पैक्ट जो है वो नीचे भी आता है। और इसके लिए जब आप एसएमई इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मसला जो होता है वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस के ऊपर होता है। आपकी सर्वाइवल जो होती है वो आपकी 2-3 चीज़ों के ऊपर ही बेस करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। एक जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, और दूसरा जो आपकी बिजली और या गैस के ऊपर जिसके ऊपर उस इंडस्ट्री ने चलना होता है। तो हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, जिससे हमारा पावरलूम इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जान है, जिससे मैंने आपको बताया कि 55 लाख बेल्स तो हम कॉटन की इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप जो पोलिस्टर चिप्स हैं वो आपकी इंपोर्ट हो रही हैं, पाकिस्तान में नहीं बन रही, वो पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट होती है। तो पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर जाने से उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। तो ये सारे का सारा इम्पेक्ट जो है वो आपके बायर के ऊपर आता है, जिसके आप एसएमई इंडस्ट्री चला रहे होते हैं, चाहे वो पावर लूम्स की इंडस्ट्री है, चाहे वो आपकी कोई भी और इंडस्ट्री है। आप फाउंड्री की इंडस्ट्री को ले लें, आप एम्ब्रॉयडरी की इंडस्ट्री को ले लें, आप टेक्सटाइल मेडअप्स को ले लें, वो सारे के सारे फिर उसी लाइन में होते हैं, वो देख रहे होते हैं। जब बिजली आपकी 42 रुपीज़ हो जाएगी, तो वो बताएं कि आज हमने 29 जनवरी को एक प्रोटेस्ट किया था, आप लोगों ने भी उसको कवर किया, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोग्राम भी किया। उसमें हमारा स्लोगन था कि 32 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी जो है पर यूनिट, ये बहुत ज़्यादा है, ये हम नहीं दे सकते हो। हम सड़कों पर आ गए, अपनी लेबर आ गई, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी। 32 रुपीज़, आज 42 रुपीज़ रेट है। ये 29 जनवरी की बात बता रहा हूँ, 6 माह पहले की। तो जब इतना ज़्यादा उसके अंदर गैप आ जाएगा, उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, और यू नेवर नो कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ। तो उससे आपकी एसएमई इंडस्ट्री ईद के बाद, मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, इसमें बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं है, कि तकरीबन 25% इंडस्ट्री ईद को गुजरे आज 20 दिन हो गए। लगता है पिछले कुछ महीनों में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है एकदम से ना एक डिप ही आ क्या गई है। क्या चेंज हुआ, क्या तब्दील हुआ इस वक्त में? उसका तब्दील ये हुआ कि बिजलियों के रेट जो है ना वो बहुत बढ़ गए। फिर आपके लोकल जो लोग हैं, देखिए अगर मैं कपड़ा बना रहा हूँ तो उस कपड़े को पहनना पाकिस्तान के आम लोगों ने 22 करोड़ कोई आवाम खरीद ने, तो सकता। उनकी कुव्वत खरीद ही नहीं है। वो रोटी खरीदेंगे, वो अपने बच्चों की फीसिस देंगे, वो घी लेंगे, अगर घर में खुदा ना खास्ता कोई बीमार है वो उसकी दवा लेंगे या नया सूट लेने जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, नजमा बोल रही हूँ। जी बताइएगा नजमा, कुछ पूछना चाहेंगी, कुछ शेयर करना चाहेंगी? एक दफ़ा फिर मैं पूछ लेती हूँ नजमा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी या फिर कुछ पूछना चाहेंगी? मेरी बात सुने, आप जो मुतालबा करना है कर लें ये। जी जी, दोबारा बताएं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। कॉल ड्रॉप हो गई है, तो अगर आप चाहती हैं दोबारा से पूछना या शेयर करना कुछ, तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकती हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। बाइंग पावर के हवाले से हमने बात की रामे साहब, बाइंग पावर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है डेफिनेटली। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की भी आपने बात की, उसके अलावा कहाँ पर लगता है बैड डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबल? वो सारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आपकी होगी तो फिर डिसीजंस भी अच्छे आने शुरू होते हैं। जब गवर्नमेंट के जो वज़ीर हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं आपके, जब उनका फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो आपको बिज़नेस के ऊपर, पॉलिसी मेकिंग पे ऊपर होगी, तो कुछ आपको रिजल्ट्स दे रहे होंगे। लेकिन हर बंदे की जो है वो जोड़ तोड़ के अंदर ही है कि वो नंबर्स पूरे हो जाएं, वहाँ से बंदे खाड़ ले जाएं, ये कर लें, तो फिर उसका हाल ये होना है। तो इसका सबसे बुरा काम जो है वो ये है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ इम्पोर्टिंग कंट्री बनता जा रहा है। अगर आप इसको सबसे बड़ा इस वक्त जो में ख़तरा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के जगह हम अपने इम्पोर्ट्स पे जा रहे हैं। पहले ट्रेड डेफिसिट जो है वो इतना ज़्यादा है आपका, अगर आप इंपोर्ट के ऊपर चले जाएंगे, आपकी लोकल इंडस्ट्री फैसलाबाद देखें, मुल्तान देखें, गुजरांवाला देखें, ये 3 इतने बड़े शहर हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान की जो है ये एसएमईज़ के साथ भरे हुए हैं, यहाँ सैकड़ों किस्म की एसएमईज़ हैं। तो अगर इम्पोर्टिंग कंट्री ही पाकिस्तान बन जाएगा, वो तो इम्पोर्ट भी डॉलर्स के साथ आपकी होंगी, और आपके ये लोग किधर जाएंगे, किधर आपकी जो रोज़गार के मौके हैं वो किधर जाएंगे? तो ये सवाल है। कैसे आज के वक्त में इंडस्ट्री, एसएमई सेक्टर, लेबरर्स, आम लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? सर्वाइव
देखिए जो भी अब हो गया इस कौम के साथ मेरा ख्याल है वो बहुत हो गया, जितना बुरा सलूक जो तख्ता मश्क उन्होंने और बनाना बर्दाश्त भी आई थिंक बहुत हो गया। था। हाँ, बर्दाश्त भी बहुत होगी, लोगों के अंदर बिल्कुल भी अब बर्दाश्त का लेवल नहीं है। लेकिन हम लोग इतना इनकलाब यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है ना, ये तो बातें ही छोड़ दें। तो अब इसका सर्वाइवल यही है कि बस कोई रहम करे इस कौम के ऊपर। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनके बिग हेड्स जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हों, अदारे इकट्ठे हों, पाकिस्तान के जो सलामती के अदारे हैं वो लोग एक जगह पर बैठकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की बात करें, ताकि पाकिस्तान में जितने बुरे हालात हैं, लोगों में डिस्करेजमेंट है, लोग हर एक मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो इस वक्त बैड टोन के अंदर बात कर रहे हैं। तो ये सारे लोग बैठ के पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की बात करें। वो मैं आपको फिर वो सोशल मीडिया की बात बता दूं कि भाई तो आपने अगर पैसे खाने हैं, आपने करप्शन करने का, कुछ दिन ठहरिए, पाकिस्तान कौन सा भागा जा रहा है भाई? हम लोग इधर ही हैं। आप हमारे पैसों को या हमारे टैक्स जो हैं उनसे दोबारा आप मजे लेने शुरू कर दें, अब थोड़ा सा हमारा काम चलने दें, थोड़ा सा स्टेबल होने दें। अवाम में बहुत ताकत होती है एंड आई थिंक ये शायद रियलाइजेशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, कभी शायद समझा नहीं था लोगों ने कि अवाम है, मुल्क है तो गवर्नमेंट है। अगर अवाम नहीं, मुल्क ही नहीं, तो गवर्नमेंट भी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अभी शायद गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ ऐसे अनासर जो है उसकी फॉर्मुलेशन करते हैं, तो इसलिए अवाम का जो वोट की ताकत है, हालांकि वो तो बेहताश है, लेकिन शायद वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। लेकिन आपको लगता नहीं है जो रिसेंटली हमने सब स्पेशली पंजाब बाई इलेक्शंस में जिस तरह से हमने देखा है, उससे पहले हमने जिस तरह से देखा है, अवाम में अवेयरनेस है, नौजवानों में अवेयरनेस है, और ये बहुत मुख्तलिफ है। अगर आप आज से 5 साल पहले चले जाएं, आप 10 साल पहले चले जाएं, इस तरह से अवाम में अवेयरनेस आपको नज़र नहीं आती थी। लेकिन आज अगर आप एक आम शख्स के साथ बैठेंगे जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी आपको बैठकर अपने पॉलिटिकल व्यूज़ शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अवेयरनेस है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का दारोमदार जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर आ गया है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के ऊपर आ गया, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर आ गया। अगर हम चाहें तो इस शऊर को बड़ी पॉजिटिवली चैनल किया जा सकता है हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। वो फिर यही हालात हो जाते हैं जब अकाउंटेबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक इतना बड़ा ये हमारे पास फोर्स है, ताकत है, हमारे यूथ की ताकत है, या लोगों के शऊर की जो लेवल है इस वक्त वो कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर रहा है। आपने देखा इसमें जो बाई इलेक्शन के अंदर जो सूरत हाल आई है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक डायरेक्शन के अंदर चला जाए, एक फ्लो के अंदर पाकिस्तान आ जाए। जो भी इसमें हर्डल्स है वो लोगों ने बहा के ले जाने। आई थिंक बर्दाश्त क्यों ये ख़त्म हो चुके हैं लोग, वो इसीलिए ख़त्म हो चुकी है ना कि मैं जब घर के अंदर जाता हूँ तो मुझे 150 किस्म के मसाइल है वहाँ पे ऊपर। अगर कोई बीमार है उसकी दवाई देनी है, बिजली के अगर हम लेबर के साथ एक मीटिंग हुई इंतज़ामिया की चंद दिन पहले हम लोगों के साथ, तो उन्होंने पहले अपने मुतालबात के पहले उन्होंने ये एक बिलों का इतना बड़ा पलंदा हमें दे दिया, हमारे जो वहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब थे, कि खुदारा इसके किस्तें करवा दें। तो जब आप घर जाते हैं तो आपको 150 तरह के मसाइल मिलते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि उसके बाद फिर बंदे के अंदर कुछ जज्बात जो हैं वो बंदे के जागते हैं, या बंदा फिर इसी वजह से आप देखेगा आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या कैफियत है। इतने बुरे बुरे हालात हैं यहाँ के ऊपर, पुलिसिंग का निज़ाम जो है वो तकरीबन फेल ही हो चुका है। अब बारिशें हुई, आप देख लें कि आधा फैसलाबाद डूबा हुआ था, क्योंकि महकमे जो हैं वो वक्त के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करते। वो जो हमारे नाले हैं या जो हमारी डिसिल्टिंग करनी है वक्त के ऊपर, वो डिसिल्टिंग नहीं हुई। कितना सोशल मीडिया का रोल लगता है आज जो अवेयरनेस है अवाम में? सोशल मीडिया ही ऐसा मीडिया होगा कि देखिए, मैं सॉरी टू से जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इट हैज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट थॉट्स। वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे कॉलमिस्ट जो हैं या हमारे एंकर्स जो हैं या मीडिया हाउसेज, या ऑन द होल ही ले लें, तो अब सोशल मीडिया ऐसा है कि इसके ज़रिए ही अब आप देखिए फैसलाबाद के अंदर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का एक सोशल मीडिया पेज था, उस पर उनकी जान खानी शुरू कर दी कि यहाँ पे पानी खड़ा है, इधर खड़ा है, आप फोटो वो लगा रहे हैं। गो के काम कर रही है इंतज़ामिया, लेकिन वक्त के ऊपर आकर एट द 11th आवर में आप उसको कर सकते। इसके लिए आपको राउंड द प्लान करना पड़ता है। अगर आप इन्हीं चीज़ों को जनवरी फरवरी के अंदर डिसिल्टिंग कर देते, शायद वाटर का फ्लो बेहतर हो जाता। ये सेना रोड के ऊपर सड़क है वो डूब गई, वो वहाँ से वो वाटर चैनल जो है वो बाहर आ गया। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आवाम, शायद हुक्मरान हमारे अभी तैयार नहीं है तब्दीली के लिए या बदलने के लिए या अपने तौर तरीके बदलने के लिए, लेकिन आवाम की बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी है। आप आवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे
तो आखिरकार आवाम की बर्दाश्त की भी एक हद है। तो इसलिए अपने से बढ़कर सोचें, अपने मुल्क का सोचें और अपने हुक्मरानों पर स्पेशली अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक मुल्क के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो लाजमी तौर पे अच्छी बात है, लेकिन हमारी आवाम के साथ और नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।